नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस ऐप में स्वागत है। आज तारीख है 10 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट से ही करेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक प्रीलिम फैक्ट है। राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। ये कहाँ पर है? तो राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है बालोतरा। क्या नाम है? बालोतरा। और यहीं पर इस रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। रिफाइनरी देश की संपत्ति होती है। अब तेल रिफाइन करेगी जिससे दुनिया भर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही हमारा बढ़ेगा। सीज फायर रुक गया है। 11 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस रीजन का सबसे बड़ा पीस टॉक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यूएस के उपराष्ट्रपति जो हैं जेडी वेंस वो आएंगे और ईरान के भी डेलीगेशन पहुंच रहा है और वहां पर यह बातचीत होगी। माना जा रहा है कि चीन ने, पाकिस्तान तो मैसेंजर है केवल, चीन ने ईरान को समझाया कि आपको बातचीत करना चाहिए क्योंकि यूएस जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना चाह रहा है, वो कब्जा कर लेगा। और चूँकि चीन के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी विदेश नीति अभी भी उस तरह की नहीं है जहाँ पर कुछ इस प्रकार के डिसीजन हम ले सकें। तो चीन ने चूँकि ईरान पर दबाव बनाया बातचीत करने के लिए, तो ईरान बातचीत करने के लिए मान गया और यूएस पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान मैसेंजर का काम कर रहा था, तो उसने बीच में मध्यस्थता करके इस पीस टॉक को आगे किया है। कल 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल को यह पीस टॉक होने वाला है। कहाँ पर? इस्लामाबाद में। ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम में, इसके लिए इसको भी याद रखिएगा। और इसके साथ ये भी है कि एस जयशंकर हैं और हरदीप सिंह पुरी हैं। जब युद्ध ख़त्म हो गया है तो ये निकले हैं अब विदेश नीति को परफॉर्म करने के लिए। उसके बारे में भी हम लोग ज़रा देखेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि इन्होंने गल्फ़ और अलग अलग देशों के साथ में मिलना शुरू किया है ताकि अपने तेल और इत्यादि ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा कर सकें और फिर से रिश्तों को इस क्षेत्र में बढ़ा सकें। इसी टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 9th जो समिट है वो भी आयोजित होने वाला है मॉरिशस में, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक चीज़ और है, 71 बीपीएससी मेंस के लिए जो मैं करंट अफेयर रिवाइज करवा रहा हूँ वो करंट अफेयर 72 प्रीलिम के लिए भी है बंधुओं। बहुत ही डिटेल वीडियो होता है, देखिएगा। उसके 4th वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, उसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया था। आपके मेंस में 71 बीपीएससी मेंस में उसमें से कई सारे सवाल आएंगे और 72 बीपीएससी प्रीलिम जो लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ करके देना चाहते करंट अफेयर, वो भी उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए क्या है पहला, कि जयशंकर लीड्स इंडियाज़ एनर्जी आउटरीच टू गल्फ कंट्रीज़। पुरी जो है वो हरदीप सिंह पुरी वो कतर गए हैं। तो ये यहाँ से छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन इसमें जो अपने लिए काम की चीज़ है वो है ये कि 40 दिन के संघर्ष के बाद जो चुनौती उत्पन्न हुई उससे निपटने के लिए अब घर से निकले हमारे विदेश मंत्री और हमारे डेलीगेशन वगैरह जगह जगह पर जाएंगे। और हिंद महासागर सम्मेलन यह कहाँ पर हो रहा है? 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। जयशंकर गुरुवार को पोर्ट लुइस मॉरिशस पहुँचे और यहाँ वे ओमान विदेश मंत्री सैयद बद्र हमद अल बुसैदी, सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी और मिस्र के उप विदेश मंत्री है मोहम्मद अबू बकर। किसी के भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि सब कुछ ही इस बार चर्चा में इस रीजन का, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। के साथ श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, दक्षिण पूर्व एशिया देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे वहाँ पर, भले उसका आउटकम कुछ भी निकले या निकले, हेडलाइन बन जाना चाहिए न्यूज़पेपर में। संयुक्त अरब अमीरात का भी दौरा वो करेंगे। 11 अप्रैल को 2 दिवसीय यूएई की यात्रा पर भी एस जयशंकर महोदय जाएंगे। यूएई अमेरिकी सैन्य ठिकानों, ईरानी हमलों, अपनी खुद की आर्थिक बुनियादी ढांचों पर हमलों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, इनका जो एक इमेज बना हुआ था, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किया जब हमने मेंस के लिए करंट अफेयर रिवीजन में पढ़ा। तो इनका जो एक छवि बना हुआ था सिक्योर नेशन का, स्टेबल नेशन का, सुरक्षित और बहुत ही अच्छे नेशन का, वो छवि धूमिल हो गई है, वो छवि टूट गया है। ईरान ने इतने बम मारे हैं कि वो पूरी छवि धूमिल हो गई है। इससे इनको बहुत नुकसान हुआ है। अगर भारत के अंदर वो पोटेंशियल रहता, मैंने कल पढ़ाया भी था, अगर भारत के अंदर वो पोटेंशियल होता
और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उस वर्ल्ड क्लास के होते, हमारे यहाँ पर व्यापार करने का वो इकोसिस्टम होता जिसमें फ्रीली व्यापार कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी निवेश भारत में ही आते। इस रीजन में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत की ओर देखती कि कम से कम ये युद्ध से तो बचा हुआ इलाका है, क्योंकि अभी ना युद्ध बंद हो गया, सीज फायर हो गया है, क्या पता 5 साल बाद फिर शुरू हो जाए, 6 साल बाद फिर शुरू हो जाए। जब तक अमेरिका गल्फ रीजन में है तब तक ये तनाव तो बना ही हुआ रहेगा। तो इसका भारत नुकसान का छवि का फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन हम अभी उस स्थिति में है नहीं, इस चीज़ को लेकर के चर्चा ही नहीं हो रही है। दुबई अबू धाबी के सुरक्षित हब की छवि को नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान का जो है हम फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन हमारी विदेश नीति और हमारी व्यापार नीति में अभी वो धार है ही नहीं, एक्टिवनेस दिख ही नहीं रहा है। इसके कारण से चैलेंजेज हमारे सामने ज़्यादा हैं। जयशंकर यूएई नेतृत्व के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कुछ दिन पहले ही यूएई के जो क्राउन है उन्होंने भारत की यात्रा की थी और स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप साइन किया गया था, लेकिन उस पार्टनरशिप के आउटकम क्या रहे? तो शून्य ही रहे, कुछ भी उसका आउटकम नहीं निकल पाया। यूएई में एक बहुत ही बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय भी रहता है। इसके साथ ही वार्तालाप में एस जयशंकर महोदय शामिल होंगे। हरदीप सिंह पुरी जी कतर की यात्रा पर जा रहे हैं। कतर हमारे एलएनजी और हमारे ऊर्जा के स्रोतों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला के कारण से एलएनजी की जो सप्लाई है वो बाधित हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। भारत की एलपीजी आयात निर्भरता लगभग 60% है। इन आयातों का 90% हिस्सा इसी जलडमरू मध्य से होकर के गुजरता है। अब हम लोग ज़रा समझेंगे डिटेल में। ये तो था न्यूज़ की पृष्ठभूमि जो आपको बता दें। ये इमेज एआई जनरेटेड होते हैं बंधुओं, ये रियल इमेज नहीं होता है, ये एआई जनरेटेड होते हैं, तो इसको कृपया सही ना माने। हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस आयोजित हो रहा है। क्या है ये संगठन, कैसे कब से शुरू हुआ? 9वां सम्मेलन है, तो पहला कब हुआ था, कब से इसे शुरुआत माना जाता है, इसको ज़रा हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस मॉरिशस में हो रहा है। पोर्ट लुइस मॉरिशस पहुँचे हैं और इस वर्ष का यह सम्मेलन पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण संघर्ष के पृष्ठभूमि में उसके रेफरेंस के समय में यह सम्मेलन हो रहा है। हिंद महासागर में इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जैसे मंचों का उपयोग इसके सकारात्मक दृष्टिकोण से हेतु नहीं ही किया गया। बिल्कुल ही इनएक्टिव प्रकार का यह सब संगठन जो है वो रहा है। भले ब्रिक्स को ही हम लोग देखें तो ब्रिक्स भी कुछ खास एक्टिव नहीं रह पाया इस संघर्ष के दौरान। विशेषकर अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसके प्रभाव के पृष्ठभूमि में यह आयोजित किया जा रहा है। हिंद महासागर सम्मेलन 9th कॉन्फ्रेंस मॉरिशस में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के प्रमुख प्रतिभागी और कूटनीतिक वार्ताएं क्या क्या हो रही हैं? तो पश्चिम एशिया, ओमान, सऊदी अरब, मिस्र मंत्रियों के साथ बैठक होगी। समुद्री पड़ोसी श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर, तंजानिया के साथ भी होगा। दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, भूटान और बांग्लादेश के साथ ही बैठक होगा। 40 दिनों के जो पश्चिम एशिया संघर्ष चला है, इसके बाद से उत्पन्न ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, इसकी रूपरेखा पर इस बार चर्चा होने की संभावनाएं बन रही है। तो इसको अवश्य ही याद रखें। इंडियन ओशन किसे कहा जाता है बंधुओं? तो यही है वो इंडियन ओशन जो आपको दिख रहा है। दुनिया के एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो वो इंडियन ओशियन ही है। यह भारत का पूरा नहीं है। भारत का तो जो सीमावर्ती इलाका होता है उसी में होता है किसी भी देश का। इसका नाम है इंडियन ओशियन, इसको ज़रूर ही याद रखें। चीन ने कितनी बार बोला है कि भाई इंडियन ओशन का नाम चेंज करो, लेकिन हमने उस पर हामी नहीं दी है और किसी भी देश ने उस चीज़ को मान्यता नहीं दी है। आईओसी की शुरुआत 2016 में हुआ था। प्रीलियम फैक्ट है यह विदेश मंत्रालय MEA, भारत सरकार और इंडिया फाउंडेशन जो है कि एक प्रमुख वार्षिक पहल है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार और इंडिया फाउंडेशन जो है वो इसको आयोजित कराता है साल दर साल। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को एक साथ लाना है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा, रीजनल जो सिक्योरिटी होता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन, संस्थागत निर्माण पर चर्चा की जा सके और सभी के सुरक्षा के लिए विकास यानी कि सागर
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के भारत का विजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंद महासागर। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको जो हमने मोटो बनाया हुआ है, ये जो हमारा पहल है, इसी पहल की पूर्ति करता है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, जो इंडिया फाउंडेशन और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से साल दर साल आयोजित किया जाता है। भारत के लिए हिंद महासागर का भू राजनीतिक महत्व है। चेक पॉइंट की सुरक्षा, स्टेट ऑफ मलक्का है सिंगापुर के समीप में, हॉर्मूज है, बाबल मांडेब है, ये सभी दुनिया के आर्थिक और सामरिक गतिविधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चोक पॉइंट हैं, जो सारे के सारे इसी में मौजूद हैं। हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सुरक्षित रहे, ओपन रहे, हमेशा ही निर्बाध रूप से चलता रहे, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चीन का मुकाबला करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चीन के स्टिंग ऑफ पल्स की नीति जो है, जिसके तहत भारत को समुद्र में घेरने का प्रयास है, उससे निकलने का भी रास्ता IOR हमें दे सकता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, भारत खुद को इस क्षेत्र में प्रथम उत्तरदाता, फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित कर रहा है। चाहे वो समुद्री डकैती हो, प्राकृतिक आपदा हो इत्यादि, भारत बोलता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे, कोई भी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ चैलेंज होगा तो, और इसके कारण से भी यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और है, जैसे 9th ना हो रहा है मॉरिशस में, पोर्ट लुइस में, 8th जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो ओमान मस्कत में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा। BPSC बहुत होशियार है इस मामले में। UPSC में पहले केवल ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन अब BPSC में भी होता। क्या होशियार है, तो वो ये नहीं कहेगा कि हाल ही में मॉरिशस में आयोजित किए गए इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं। वो आपसे सीधा बोलेगा 8th कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, 9th कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था। जैसे पिछली बार उन्होंने एक सवाल पूछा G20 से, जो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। हमने सोचा कि ब्राज़ील वाला सवाल पूछ रहा है, लेकिन दरअसल में वो भारत में जो आयोजित हुआ था 2023 में, उसके बारे में सवाल पूछ रहा था। इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए टॉपिक को। 8th कॉन्फ्रेंस जो है ओमान मस्कत में आयोजित हुआ था, 9 हो रहा है मॉरिशस में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए एक और बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। कुछ दिन पहले हमने सेकेंड न्यूक्लियर स्टेज, हमने न्यूक्लियर एनर्जी में सेकेंड स्टेज में क्रिटिकलिटी को प्राप्त किया। अब जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग में हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड टू बी सेटअप इन अमरावती। अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश का राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और इसे बनाया जा रहा है। ये पूरा शहर ही बिल्कुल नया नया बसाया गया है, अमरावती। इसको भी याद रखिएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड अमरावती, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित और असेंबल किए गए क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग बेड 14 अप्रैल 2016 को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के प्रोत्साहन से यह पहल किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। द हिंदू का यह न्यूज़ है, द हिंदू अप्रैल 9 का यह न्यूज़ है, ज़रूर ही याद रखिएगा इसको। द हिंदू डिजिटल में था यह। टेस्ट बेड क्या है, कहाँ स्थापित किया जाएगा। टेस्टिंग बेड का अर्थ है 2 क्वांटम कंप्यूटर जिन्हें एक बेंचमार्क मानदंड के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसका इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के विभिन्न उपकरण और घटक के परीक्षण के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है। क्वांटम क्या होता है, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो मतलब बड़े साइज, बड़े आकार की तरफ बढ़ते हैं, तो कॉस्मोस की तरफ में बढ़ते हैं आप लोग, अंतरिक्ष की तरफ में हम लोग जाते हैं, जहाँ पर हम ब्लैक होल की बात करते हैं। ये सब बड़े बड़ी चीज़ें हैं। वहीं पर जब हम सूक्ष्मतम की ओर बढ़ते हैं, सबसे छोटे स्तर पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, तो यहीं पर स्तर जो सबसे छोटा स्तर होता है, इसको कहा जाता है क्वांटम का स्तर। क्वांटम का स्तर जो न्यूटन है, न्यूटन के जो फिजिक्स हैं, न्यूटन से महान साइंटिस्ट तो कोई पैदा नहीं हुआ। न्यूटन के फिजिक्स के जो सामान्य लॉ हैं, वो ना तो बृहद स्तर पर काम करते हैं, वो ना तो सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं। ये दोनों ही फिजिक्स का जो भाग है, इसको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम लोग ब्लैक होल इत्यादि का भी अध्ययन करते हैं और क्वांटम इत्यादि का भी अध्ययन करते हैं।
ये दोनों ही फिजिक्स के ऐसे क्षेत्र हैं जो उसको मॉडर्न फिजिक्स की संज्ञा दी जाती है। आपने बोर्स थ्योरी पढ़ा होगा, आइंस्टाइन का थ्योरी पढ़ा होगा, वो सब इसी से संबंधित होता है। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स और जो कॉस्मोस फिजिक्स है ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। थोड़ा सा डीप हो जाएगा, इसलिए इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म करते हुए हम लोग ज़रा इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वांटम के बारे में भी शॉर्ट में मैं समझाऊंगा। स्थानीय 2 टेस्टिंग बेड अमरावती SRM यूनिवर्सिटी AP और मेधा टावर्स में स्थापित किए जाएंगे। इन्हें छात्रों, वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं द्वारा असेंबल किया जा रहा है। हार्डवेयर और आत्मनिर्भरता का महत्व क्या है? अब तक भारत के पास घटकों के परीक्षण के लिए अपना खुद का कोई क्वांटम टेस्टिंग कंप्यूटर नहीं था। हमें कुछ भी टेस्ट करना हो क्वांटम से रिलेटेड तो इस प्रकार के हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थे, लेकिन अब जो है वो स्थापित हो जाएगा और यह आंध्र प्रदेश में स्थापित हो रहा है। कभी कभी आपको नहीं लगता कि ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे बिहार में क्यों नहीं स्थापित होती? अभी तो हम बेसिक फैसिलिटी के लिए ही जूझ रहे हैं गुरु। हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए हम लोग जूझ रहे हैं। एक भी कंपनी आने को तैयार नहीं है। कोई भी कंपनी नहीं, कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल वन। कोई भी जो बड़े निवेश का वादा करे ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स, कुरकुरे इनकी फैक्ट्रियाँ लग रही है। इससे आगे की कोई बात आपने कभी सुना है? नहीं सुना होगा आपने। अब तक भारत के पास घटक के परीक्षण के लिए अपना कोई खुद का क्वांटम टेस्टिंग कंप्यूटर नहीं था। भारत के पास कौशल होने के बावजूद हार्डवेयर निर्माण पर ध्यान न देने के कारण से हम एप्लीकेशन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। तो इसी निर्भरता को ख़त्म करने के लिए ये टेस्टिंग बेड्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश, पहले तो तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का ही भाग था, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में 2 जगहों पर स्थापित किए गए हैं। दोनों के नाम भी आपको बता दिए गए हैं। अब जरा हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे जो 71 जिनका मेंस है। कृपया इस टॉपिक को पढ़ करके जाइएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत की तकनीकी छलांग। दरअसल में सामान्य कंप्यूटर जो है वो या तो 0 को समझेगा या तो 1 को समझेगा एक बार में। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। जैसे आप घर का स्विच जब ऑन करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है 1, सर्किट पूरा हो जाता है। और जब आप ऑफ करते तो उसका तात्पर्य हो जाता है 0, यानी कि सर्किट टूट गया है, तो बल्ब बुझ जाएगा। इसी छोटे से सिद्धांत पर पूरा कंप्यूटर काम करता है। इस नंबर सिस्टम को कहा जाता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 2। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 2 ही नंबर होते हैं, 0 एंड 1। हम लोग जो सामान्य नंबर सिस्टम है वो डेसिमल है। 10 नंबर होंगे, डेसिमल का मतलब 0 से लेकर के 9। ये नंबर सिस्टम में इतने ही होते हैं। ऑक्टल सिस्टम होता है, हेक्सागोनल होता है, अलग अलग नंबर सिस्टम बहुत सारे अभी भी मौजूद हैं दुनिया में। कंप्यूटर के वर्ल्ड में भी बहुत सारे नंबर सिस्टम काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर आपके और मशीन के बीच में जो भाषा काम करती है वो बाइनरी भाषा ही काम करती, 0 और 1। ठीक है, तो सामान्य कंप्यूटर में कोई चीज़ या तो 0 होगा या तो 1 होगा एक बार में, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में यही वो सिद्धांत है जो चेंज हो जाता है। ये कहता है कि कोई चीज़ हमेशा 0 या 1 ही नहीं होगा। समटाइम 0 और 1 एक ही जगह पर हो सकते हैं। 1 और 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 0 1 हो सकता है। मतलब एक ही समय पर कोई चीज़ ऑफ या ऑन दोनों ही स्थिति में हो सकता है। यही वो छोटा सा सिद्धांत है जिसको कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत यही है। ठीक है, बाइनरी में नॉर्मल कंप्यूटर जो सिस्टम आप काम करते हैं, आपका लैपटॉप है, फ़ोन है, ये टैब है, हर चीज़ जो काम करता है वो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, या तो कोई चीज़ बंद है या चालू है। लेकिन क्वांटम में एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कोई चीज़ 0 और 1 दोनों ही हो सकता है। इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा, 0 0 होगा। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। लेकिन इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके कितने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, उतने गुना से रफ्तार जो है क्वांटम कंप्यूटर में बढ़ जाता है, उतने गुना से क्वांटम कंप्यूटर तेज़ी से कैलकुलेट कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या है? एक बहुत ही उन्नत प्रकार का कंप्यूटर है जो वर्तमान दुनिया में जितने सुपर कंप्यूटर हैं
वो जो काम 100 वर्षों में करेंगे, सुपर कंप्यूटर जो काम 100 वर्षों में करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर उस काम को विद इन सेकेंड कर सकता है। इसी के कारण से ये जो आपको दिख रहा है, इसी कॉम्बिनेशन के कारण से। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में टेक्निकल मत जाइए, आपसे पूछेगा भी नहीं और आपको इस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, एप्लीकेशन पर ध्यान दीजिए। इसे 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी। तिथि को भी ध्यान में रखें। नोडल एजेंसी बजट, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। इसकी समय सीमा 23-24 से 2030-31 तक 8 वर्षों के लिए तय की गई और 6,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था। इसके 4 मुख्य रूप से पिलर्स हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग है, अगले 8 वर्षों में 50 से 1,000 फिजिकल क्यूबिट्स क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करना, क्वांटम संचार को विकसित करना। अभी जो संचार होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, 36 या 32 बिट के इनक्रिप्शन में इनक्रिप्टेड होता है। तो क्वांटम इनक्रिप्शन अगर हम संचार में उपयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा सुरक्षित होगा और त्वरित संचार हो पाएगा। भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की सीमा में उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को स्थापित करना। कुछ दिन पहले IIT दिल्ली इसका परीक्षण कर रहा था। क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, नेविगेशन, संचार, इन सभी में इसका उपयोग करना। क्वांटम सामग्री और उपकरण, क्वांटम उपकरण के निर्माण के लिए सुपर कंडक्टर्स को टोपोलॉजिकल सामग्री का डिजाइन इत्यादि को विकसित करना, यानी कि उसके हार्डवेयर को बनाना। अब इसी चीज़ों को जो हम बनाएंगे तो इसकी टेस्टिंग कहाँ करेंगे, तो टेस्टिंग बेड्स जो हैं वो स्थापित किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। यही वो पूरा न्यूज़ था। कार्यान्वयन संरचना क्या है? इस मिशन को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। इस मिशन को, इसके लिए देश के शीर्ष शैक्षणिक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान में 4 थीमेटिक हब स्थापित किए गए हैं अलग अलग संस्थानों में। हालिया प्रगति क्या है? तो हालिया प्रगति के बारे में आपको बता दिया है कि कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। भारत ने मिशन के तहत एक स्वदेशी स्टार्टअप की मदद से 1000 किलोमीटर का क्वांटम संचार नेटवर्क सफलतापूर्वक प्रदर्शित भी किया है। हमने क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वांटम लैब्स की स्थापना कर रहे हैं हम। 23 शैक्षणिक संस्थानों में क्वांटम लैब्स और क्वांटम टीचिंग प्रयोगशालाएं हम स्थापित कर रहे हैं ताकि एकेडमिक स्तर पर हम पढ़ा सके बच्चों को। तो यही बच्चे तो आगे आकर के रिसर्च करेंगे, तभी तो जे देश में कुछ चीज़ें हम प्राप्त कर पाएंगे ना। मिशन का रणनीतिक महत्व क्या है? तो पारंपरिक क्यूबिट्स जो 0 और 1 पर काम करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स 0 और 1 एक साथ हो सकते हैं। यही है वो अंतर। यहाँ पर या तो 1 और 0 होगा, जबकि क्वांटम में 0 1 एक साथ हो सकता है। इसका उपयोग करते जो उन्हें करोड़ों गुना तेज बनाता। और यह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्वांटम कंप्यूटर को जल्दी से विकसित करें और दूसरों से पहले विकसित करें। ठीक है, हवाई बातें जा रही होंगी दिमाग के ऊपर से। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, आप मैसेज करते हैं किसी को, हाय, ठीक है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ऊपर एक आ जाता है लिखा हुआ कि आपका मैसेज इनक्रिप्टेड है, वो भी 32 बिट्स में। यानी कि 32 बिट्स में हाई को उन्होंने तोड़ा है। हो सकता है एच को उन्होंने लिखा हो 0 1 हैश ZPQ, इस प्रकार से उन्होंने एच को लिखा हो 16 बिट में, और आई को उन्होंने लिखा हो फिर इसी प्रकार से 16 बिट में 0 1 डॉट 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 कुछ भी करके, जिससे अगर हाई की जगह पर ये मैं लिख करके किसी को भेज दूँ तो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, इसे वो क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन। और फिर जिसके पास मैसेज रिसीव होता है उसके व्हाट्सएप में डिक्रिप्शन का लगा होता है, जो इस कोड को तोड़ करके हाई उसे दिखा देता है। ठीक है, बीच में मैसेज कोई भी पढ़ नहीं सकता, ये सिक्योर हो गया। लेकिन ये जो 32 बिट का इनक्रिप्शन है, ये सुपर कंप्यूटर को तोड़ने में 50 वर्ष लग सकते हैं, 10 वर्ष लग सकते हैं। सुपर कंप्यूटर को अगर हम इस इनक्रिप्शन को तोड़ने के लिए दे दें तो 10 वर्षों में से तोड़ लेगा। ठीक है, और हाई मैसेज वो निकाल लेगा उसमें से इनक्रिप्शन को तोड़ करके। लेकिन यही काम अगर इनक्रिप्शन तोड़ने का काम क्वांटम कंप्यूटर को दे दिया जाए तो विद इन 1 सेकेंड कर सकता है। यानी कि क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद पूरी दुनिया में
वर्तमान जितने भी सिक्योरिटी लेयर्स इनक्रिप्टेड बनाए गए हैं वो हर चीज़ को तोड़ा जा सकता है सेकेंड में। मैं आपको ये समझा रहा था। इसलिए जितनी जल्दी हम बनाएंगे, जितने तेज़ी गति से बनाएंगे, और जो दुनिया में से पहले बनाएगा वो ताकत को हासिल कर लेगा। इसीलिए क्वांटम संचार जो सरकार कह रही है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है, जब इस बिट विट के जगह पर हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम संचार का उपयोग करने लग जाएंगे तो फिर उसको तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो वर्तमान कंप्यूटर का सिस्टम जो है यह पुराना साबित हो जाएगा अगर क्वांटम कंप्यूटर आ जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर कभी भी सामान्य जनता के लिए नहीं लाया जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, दुरुपयोग उसका धड़ल्ले से किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है उड़ीसा में वेदांता ग्रुप, बिहार के ही हैं। वेदांता के चेयरमैन आपने देखा होगा, अग्रवाल साहब को इंटरव्यू देते रहते हैं, अच्छी बात है। तो उड़ीसा में ट्राइबल्स जो हैं और ट्राइब्स जो हैं बहुत सारे, और पुलिस के बीच में भीषण संघर्ष हुआ है, क्लैश हो गए हैं, हिंसक क्लैश हुए हैं। बॉक्साइट की माइनिंग के लिए, बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम का ओर होता है, कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। तो बॉक्साइट की माइनिंग के लिए वेदांता ग्रुप को जो ज़मीन दी गई थी, आदिवासी कह रहे हैं कि हम वो नहीं देंगे, हमारे देवताओं की ज़मीन है। उड़ीसा में पुलिस आदिवासी झड़प, सीजी माली बॉक्साइट खनन विवाद जो है यह चर्चा में आ गया है। उड़ीसा का रायगढ़ जिला, इसे ध्यान में रखिएगा प्रीलिम के दृष्टिकोण से, काशीपुर स्थित सीजी माली बॉक्साइट खाद्यान्न, पूछा जा सकता है किस राज्य में स्थित है पीटी में, तब बता देंगे उड़ीसा में यह स्थित है। की ओर जाने वाली 3 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क के निर्माण को लेकर के इसी बॉक्साइट के खान तक जो सड़क जा रही थी, तभी तो जाके वहाँ पर खनन शुरू हो पाएगा। उसको लेकर के पुलिस और ट्राइब्स के बीच में वहाँ पर झड़प बहुत भीषण स्तर का हो गया। यह खाद्यान्न 2023 की नीलामी के माध्यम से वेदांता लिमिटेड को सौंपी गई थी, जिसके बाद से ही स्थानीय स्तर पर असंतोष जो है वो सुलग रहा था। ये अपना उड़ीसा है, पहले बिहार का ही भाग हुआ करता था। ये भुवनेश्वर है, यहाँ पर आपको दिखेगा न्यामगिरी हिल्स, और यहीं पर यह स्थित है, न्यामगिरी हिल्स में ही है। सीजी माली खाद्यान्न की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो पूर्वी घाट, अपने देश में 2 घाट हैं, एक है वेस्टर्न घाट, एक है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट कटा फटा है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। वेस्टर्न घाट एक कागार के रूप में स्थित है, जो मेडागास्कर से टूटा था। 2 पहाड़ के टूटने के बाद से जो किनारे बनते वही है वेस्टर्न घाट। तो कालाहांडी, यह बॉक्साइट रिजर्व 1500 हेक्टेयर में रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 311 मिलियन टन उच्च श्रेणी के बॉक्साइट भंडार होने का अनुमान है, और यही वेदांता ग्रुप को बेचा गया था। लेकिन अब वहाँ पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था, तो आदिवासियों ने कहा कि हम नहीं करने देंगे। यही तो वो जड़ समस्या में, यही तो समस्या की जड़ था, नक्सलवाद वगैरह को जो हम ख़त्म कर रहे हैं, तो यही तो वो जड़ है। अगर आप विकास कहीं पर करना चाह रहे हो तो वहाँ के लोगों को आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि हम आपके लिए अच्छा करने जा रहे हैं? अगर आप वाकई अच्छा कर रहे हैं तो बॉक्साइट हमारे देश के आर्थिक प्रोन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन क्लैश की जगह पर सहयोग से भी तो बात बन सकता था। आपने उस प्रकार की नीति क्यों नहीं बनाई? उस प्रकार से हमने बातचीत क्यों नहीं किया कि क्लैश नहीं होते? खैर जो भी है, आगे चीज़ें हो ही रही होंगी। हम लोग ज़रा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। बॉक्साइट अयस्क को परिष्कृत करके एल्यूमिना निकाला जाता है, जिसका उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम पृथ्वी की परपटी, पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे प्रचुर मात्रा में तीसरा आम तत्व मौजूद है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार अकेले ओडिशा के पास भारत के कुल बॉक्साइट संसाधन का 41% हिस्सा है। 21-22 में यह देश का सबसे बड़ा उत्पादक था, जिसकी कुल उत्पादन 73% हिस्सेदारी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है। मिनरल्स एंड खनिज इत्यादि से आपके प्रीलिम में एक सवाल की गारंटी होती है। बिहार स्पेशल से एक, और एक देश स्तर का कोई पूछ सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? यह पहली बार नहीं है जब वेदांता को ओडिशा में आदिवासियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा हो। इससे पहले कंपनी के पास की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील
नियामगिरी पहाड़ी में खनन का प्रयास किया था, जिसका भी विरोध किया गया था। डोंगरिया कोंध ये ट्राइब्स होते निवास करते हैं, ये पीवीटीजी ग्रुप में आते हैं। वे नियम राजा को जंगल का देवता मान करके पूजते हैं। नियामगिरी पर्वत श्रेणी को जंगल का राजा मान करके ये लोग पूजते हैं। यहाँ पर भी वेदांता ग्रुप को विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐतिहासिक फैसला 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि खनन परियोजना के लिए ग्राम सभाओं की मंजूरी अनिवार्य है। इसके बाद से सभी 12 ग्राम सभाओं ने वेदांता की योजना को खारिज कर दिया था, जिसके कारण से कंपनी को वहां पर खनन रोकना पड़ा। तो ये पुराना ही रहा है, तो ये जरूर याद रखें, इसके बारे में पूछा जा सकता है। नियामगिरी को भी याद रखें, कहाँ पर है बॉक्साइट, कहाँ पर खाद्यान्न हो रहा है, सिजली माल खाद्यान्न को भी याद रखें। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम में। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। कल सैटरडे है, कल हम फरवरी के करंट अफेयर का MCQ प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में करें। वीडियो 1-1.5 घंटा 2 घंटे का भी हो सकता है, तो एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको ख़त्म करें हम लोग। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अचीवर ग्रुप में अगर आपको डेली प्रैक्टिस हेतु जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।